ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपको फोर आर्म में पेन हो रहा है, यदि आपके फोर आर्म की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो एल्बो के नीचे इस डॉर्सल एरिया में यहाँ पेन हो रहा है, या रात में इस पेन के साथ साथ हाथों में टिंगलिंग सेंसेशंस भी आ रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियल टनल सिंड्रोम के विषय में, जो कि बहुत ही कॉमनली यदि मैं बात करूं कि उसका जो सिम्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है लेटरल एपिकोंडाइल से, यानी कि टेनिस एल्बो से। दोस्तों, टेनिस एल्बो का क्या कारण है, क्या एग्जामिनेशन है और क्या एक्सरसाइजेज है, ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे रेडियल टनल सिंड्रोम के विषय में। रेडियल टनल सिंड्रोम के यदि मैं सिम्टम की बात करूं दोस्तों, तो इसमें ज़्यादातर जो देखने को मिलता है पेशेंट को पेन, वो हमारे फोर आर्म में, यानी कि जो टेनिस एल्बो का पेन होता है वो होता है हमारा लेटरल एपिकोंडाइल पे। जैसे हम एल्बो को मोड़ते हैं तो ये जो लेटरल कॉन्डाइल है, ये जो पॉइंट प्रोमिनेटेड एरिया दिख रहा है, इसके अराउंड जो पेन होता है वो हमारा टेनिस एल्बो का होता है दोस्तों। लेकिन यदि इससे 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे यदि इस एरिया में पेन हो रहा है दोस्तों, और रेडिएट कर रहा है, और हाथ में कभी कभी बहुत सीवियर हो जाने के बाद हाथ में वीकनेस लगती है। जैसे आप जानते हैं कि हर आदमी में हर सिम्टम नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होती है। तो इवन देन यदि बहुत सीवियर होती है तो ये रिस्ट का पावर भी कम होने लगता है और पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है। लेकिन रात में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर यदि वो मूवमेंट कर रहा है, हैवी वेट कर रहा है, हाथ को घुमा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सिम्टम इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो रेडियल टनल सिंड्रोम है, इसको थोड़ा जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये होता क्या है। दोस्तों, जो हमारा रेडियल नर्व होती है वो हमारे सर्वाइकल के C6, C7 और C8 जो नर्व निकलती है उसके पोस्टीरियर साइड से आती है, और हमारा जो ये आर्म है, आर्म का जो पीछे वाला एरिया है, हाथ का जो पीछे वाला, जो कि हमारे एल्बो को सीधा करता है, यानी कि एल्बो का एक्सटेंशन करता है, इस एरिया को ट्राइसेप मसल को सप्लाई करती है। फिर ये यहाँ से टर्न होके रेडियल टनल के थ्रू आगे बढ़ती है, और दोस्तों हमारे ये फोर आर्म को सप्लाई करती है, हमारे जो ये फिंगर्स ऊपर हो रहे हैं, फिंगर के एक्सटेंसर को सप्लाई करती है, इवन देन अंगुली को भी, अंगूठे को भी सप्लाई करती है और अंगुली को भी सप्लाई करती है। तो दोस्तों, ये जो आती है, ये जो नर्व हमारा रेडियल आगे जाती है, वो यहाँ पे हमारा रेडियल टनल होता है, उस टनल में कंप्रेस कर जाती है। टनल क्या होता है, जैसे कि हम रोड पे जाते हैं तो टनल के अंदर से निकलते हैं ना, कि चारों एरिया पैक्ड है और वहीं बीच में एक सुरंग जैसी है जिससे हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये हमारा जो रेडियल टनल है दोस्तों, ये लगभग 5 सेंटीमीटर का होता है, और यहाँ से रेडियल नर्व निकलती है। इसमें पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व होती है दोस्तों, वो बहुत ही कॉमनली कंप्रेस देखने को मिलती है। अब होता है कि जो 5 सेंटीमीटर का टनल है, इसमें भी दोस्तों 5 अलग अलग साइट है कंप्रेशन के, जिसके अलग कॉज है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये टनल में कंप्रेस हो गई, तो इसके सिम्टम की बात हम लोगों ने कर ली। इसका कारण क्या हो सकता है? मसल में एडिमा हो गया, वहाँ पे किसी भी तरह का सिस्ट हो गया, कोई छोटा ट्यूमर हो गया, या फिर हमारा रेडियल जॉइंट जो है ये हमारा ये डिसलोकेशन के बाद हो गया, या फिर किसी का जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसमें उनको बार बार रिपीटेटेड मूवमेंट करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कि हैवी वेट उठाना है या बहुत देर तक ग्रिप करके रखना है। ऐसे कंडीशंस में ऐसे लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं मेल और फीमेल के रेशियो में, तो दोस्तों फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है कंपेयर टू मेल, और ये जो एज ग्रुप कॉमनली देखने को मिलता है वो 30 साल से 50 साल होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि इसमें पेशेंट को ये लगता है कि टेनिस एल्बो है, वो ट्रीटमेंट लेते हैं, फिजियोथेरेपी भी लेते हैं, इंजेक्शन स्टेरॉइड के भी ले लेते हैं, लेकिन तब भी ये पेन कम नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशंस में पेशेंट परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रेडियल टनल सिंड्रोम बहुत कॉमन तो नहीं है, यदि मैं बोलूँ ये रेयर है। ज़्यादा कॉमन की मैं बात करूँ तो टेनिस एल्बो ज़्यादा कॉमन है।
अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको एग्जामिनेशन कैसे करें। तो यदि मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो इसमें जैसे मैंने बोला कि ट्यूमर है, एडिमा है, इन्फ्लामेशन है, ये सब चीज़ें तो हमारी एमआरआई और एक्सरे में दिख जाती है। लेकिन यदि मसल्स की वजह से या और जो नेचुरल चीज़ें हैं टाइटनेस की वजह से वो इसमें नहीं दिखते हैं, उसके लिए हम फिजिकल टेस्ट करते हैं और कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिससे कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी रेडियल टनल सिंड्रोम की हो सकती है। दोस्तों यदि इसके एग्जामिनेशन को बोले तो एग्जामिनेशन के लिए एज अ फिजियोथेरेपी हम लोग पेशेंट पे जब आते हैं तो उनमें रूल ऑफ 9 सबसे पहला होता है टेस्ट। रूल ऑफ 9 टेस्ट जो है ये रेडियल नर्व के लिए बहुत ही बेहतर है, जिससे कि हमें पता चलता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि हाथ को ऊपर की तरफ कर लेते हैं और ये जो हमारा एल्बो है ना, थोड़ा सा ऐसे न करके हल्का सा बेंड कर लेते हैं और एल्बो के पास से 3 ग्रिड बनाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 3 ग्रिड 3-3 सेंटीमीटर के होते हैं, तो लगभग 9 सेंटीमीटर तक आता है। तो ये 3 ग्रिड बन गई और इस एरिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और जो लेटरल बोलते हैं दोस्तों अंगूठे के साइड को, अंगूठे के साइड से जब पहला और दूसरा जो एरिया देख रहे हैं, यदि यहाँ पे पेन हो रहा है दैट मीन्स ये सिम्टम एग्रीवेट हो रहा है, हमारा सिम्टम प्रोवोकेट हो। प्रोवोकेट का मतलब कि कुछ ऐसा काम करना जिससे सिम्टम बढ़ जाए, दैट मीन्स कि टेस्ट पॉजिटिव है। तो दोस्तों एक तो ये हो गया हमारा टेस्ट, इससे पता चलता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं रजिस्टेड सुपिनेशन टेस्ट, यानी कि बार बार हमारा जो मूवमेंट है वो रेजिस्टेंस के साथ नीचे ऊपर कराते हैं और ताकत लगाते हैं। तो जो हमारी मसल्स है जब वो कंप्रेशन करती है, जब वो बार बार एक्टिव होती है, तो उस नर्व को जो रेडियल नर्व जा रही है उसको कंप्रेस करता है और सिम्टम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स कि इस टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है। और हमारा जो ये बीच वाली फिंगर है, इसको जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो देखते हैं कि इसमें पावर कम लग रहा है। तो दोस्तों ये भी टेस्ट हमें पता चलता है। या कई बार तो रिस्ट में भी देखते हैं, क्योंकि बार बार जब मूवमेंट करते हैं तो बार बार मूवमेंट से इसमें सिम्टम देखने को मिलता है। अब बात आती है दोस्तों कि ये तो एग्जामिनेशंस हो गए। यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है, बट यदि मैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करूं दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें एक तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा न्यूरोडायनेमिक्स का ट्रीटमेंट हम लोग यूज करते हैं। ऐसे कंडीशन में कई सारे न्यूरोडायनेमिक्स के स्लाइडर, रिमोट स्लाइडर, ऐसे करके अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू नर्व का जो एक पैथोफिजियोलॉजी है, जो उसका बेसिक सप्लाई है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। इसके साथ दूसरी जो होती है इंटरफेस मतलब जिसकी वजह से वो नस दबी है, उसको भी रिलीज करने के लिए अलग अलग मोबिलाइजेशन टेक्निक है, अलग अलग एक्सरसाइज टेक्निक है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत ही अच्छे परिणाम है। अब बात आती है प्रिकॉशन क्या लें। प्रिकॉशन के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत हैवी वेटेड मूवमेंट ना करें, एक्सर्शन ना लें और बार बार रिपीटेड मूवमेंट ना करें। कुछ लोगों में इस स्प्रिंट से हेल्प मिलता है, बट दोस्तों आप नियर बाई अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और इसका ट्रीटमेंट ले बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।